नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग पूर्व मध्यकाल के प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हें एक एक करके देखेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षा में एक नींव के रूप में काम करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। देखिए, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1177 से लेकर के 1192 के बीच में शासन किया, इतिहास में ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध में ये स्वयं पराजित हुए थे। ये शाकंभरी के चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का वह पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज तृतीय? इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, जो कि बीसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने तोमरों को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ये अजमेर के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। इन्होंने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज जैसी उपाधियों को धारण किया था। इनके काल को सपाद लक्ष्य यानी चौहान साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। देखिए, पाल वंशी शासक देवपाल जो थे, ये बौद्ध मतानुयायी थे, और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये प्रमाण दर्शाता है कि बिहार पाल साम्राज्य का संपर्क जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से था। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? धरणीन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि यानी वर्तमान के जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। इसके रखरखाव के लिए उन्होंने पाल शासक देवपाल से अनुरोध भी किया था। देवपाल ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए 5 गांव दान स्वरूप इन्हें प्रदान कर दिए थे। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार ये कहाँ बनवाया था? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या सारनाथ में? आंसर होगा सारनाथ। देखिए, कन्नौज के गहड़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी एक बौद्ध मतानुयायी थी। इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था, और ये गहड़वाल वंश की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सारनाथ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी? तो सही आंसर होगा सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान जो थे वो सूर्य के पुत्र यानी चहमान नामक पूर्वज के वंशज थे। अतः इन ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, जबकि पृथ्वीराज रासों में उन्हें अग्निकुल यानी अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवंशी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आल्हा उदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या पन्ना से? सही आंसर होगा इसका महोबा। देखिए, आल्हा उदल जो हैं वो महोबा बुंदेलखंड से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमर्दिदेव परमल, जो कि 1165 से 1203 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं, इनके ये वीर सेना नायक थे। 1182 ईस्वी में
पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का सामना करते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इनका वर्णन याज्ञनिक की कृति है आल्हा खंड, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा महोबा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड ही है कि आल्हा खंड के लेखक कौन हैं? चंद बरदाई, राजशेखर, परमर्दिदेव या जगनिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक। देखिए आल्हा खंड, जिसे परमाल रासो भी कहा जाता है, इसकी रचना जगनिक ने की थी। इसमें महोबा के वीर योद्धा आला उदल की वीरता का वर्णन है। ये वीर रस प्रधान काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्हड़, बिल्हड़, जयानक या चंद्रबरदाई? आंसर होगा चंद्रबरदाई। देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय, जिनकी उपाधि राय पिथौरा भी थी, इनके ये दरबारी कवि और मित्र थे। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। यह हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या नयनचंद सूरी? तो पृथ्वीराज विजय क्या आंसर होगा जयानक। इसका जय और इसका जय मिला लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक जयानक हैं। जयानक कश्मीरी कवि थे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ये ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान की विजयों का विश्वसनीय विवरण हमें देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयानक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में युग्मों में से हमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया है अब्दुर रहमान हम्मीर रासो, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि हम्मीर रासो की जो रचना है वो की थी सारंगधर ने। हम्मीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी, ना कि अब्दुर रहमान ने। वहीं चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो ये सही सुमेलित है। जगनिक ने आल्हा खंड की थी, ये भी सही सुमेलित है। और नरपति नाला ने बीसलदेव रासो की रचना की थी। तो सभी ये सुमेलित हैं। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही असुमेलित है और यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश ने, सोलंकी वंश ने, तोमर वंश ने या चौहान वंश ने? सही उत्तर होगा इसका तोमर वंश। देखिए 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को तोमरों से जीत लिया था। तो इस प्रकार दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? तो सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड का। देखिए जेजाग भुक्ति जो था वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के शासक नन्नुक के पौत्र जयशक्ति उर्फ जेजा या जेजाग, इन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजाग भुक्ति कहलाया। तो सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, माहिष्मती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी? इसका सही उत्तर होगा जेजाग भुक्ति के चंदेल। देखिए धंगदेव जो थे वो जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुए। ये वैदिक और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग यानी जल समाधि इन्होंने ली थी। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा जेजाग भुक्ति के चंदेल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन आया और सबसे अंत में कौन आया।
तो सबसे पहले आएंगे यशोवर्मन पहले नंबर पे, क्योंकि यशोवर्मन का शासनकाल है 925 से 950 ईस्वी। यशोवर्मन के बाद आएंगे धंग, धंग का स्थान दूसरा होगा। धंग का कार्यकाल था 950 से 1002 ईस्वी। तीसरे नंबर पे आएंगे विद्याधर। विद्याधर 1017 से 1029 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। और चौथे क्रम में आएंगे कीर्ति वर्मा, जिनका शासनकाल था 1060 से 1100 ईस्वी। तो सही उत्तर हो जाएगा यशोवर्मा, फिर आएंगे धंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्ति वर्मा। ऑप्शन इसका हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो प्रश्न हम लोगों ने अभी तक देखे हैं। प्रमुख रचनाओं और उनके लेखकों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई, जो जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। वहीं पृथ्वीराज विजय की बात करें तो इसके रचनाकार हैं जयानक, जो कि संस्कृत महाकाव्य है। आलाखंड की बात करें तो इसके रचनाकार जगनिक हैं, और ये आला उदल की वीरता पर आधारित आलाखंड की रचना जगनिक द्वारा की गई थी। बीसल देव रासो की बात करें तो इसके रचनाकार हैं नरपति नालर, और हम्मीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। चौहान वंश की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किया था, जिसमें वो विजित हुए थे, जबकि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में ये हारे थे। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाले ये पहले चौहान शासक थे, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी हम जानते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो हम्मीर महाकाव्य में सूर्यवंशी और पृथ्वीराज रासो की रचना में अग्निकुंड से उत्पन्न इस वंश की बात की गई है, यानी चौहान वंश की उत्पत्ति की बात की गई है। चंदेल वंश की बात करें तो धंग देव जो थे वो सबसे प्रतापी राजा हुए, और इन्होंने प्रयाग में जल समाधि ली थी। वहीं आल्हा उदल की बात करें तो ये महोबा के सेना नायक थे, और ये राजा परमार्दी देव के काल में हुए थे। कालक्रम की बात कर लें तो सबसे पहले यशोवर्मा आएंगे, फिर धंग आएंगे, फिर विद्याधर आएंगे, फिर कीर्ति वर्मा आएंगे। दिल्ली की स्थापना की बात करें तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। वहीं नालंदा विहार की बात करें तो जावा के राजा बाल पुत्र देव ने बनवाया था, और पाल राजा देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। सारनाथ की बात करें तो धर्मचक्र विहार जो है वो रानी कुमार देवी, जो कि गढ़वाल वंश की थी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, या पृथ्वीराज चौहान ने? तो इसका सही आंसर होगा परमार राजा भोज ने। देखिए, परमार वंश के राजा भोज ने चित्तौड़ यानी चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा भोज अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें सरस्वती कंठाभरण आएगी, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण और कूर्म शतक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर की बात करें तो ये धार मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था, जहां वाग देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। तो सही आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुण्यवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। प्राचीन भारत में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत या प्रशासनिक संभाग के लिए भी किया जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। देखिए, पाल वंश के शासक गोपाल थे। 750 ईस्वी में इन्होंने शासन की स्टार्ट किया था।
तत्कालीन राजनीतिक अराजकता यानी मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए जनता ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। गोपाल जो थे वो बौद्ध मतानुयायी थे और उसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। सही आंसर हो जाएगा इसका गोपाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? सही आंसर होगा इसका बिहार। ओदंतपुरी, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में वर्तमान बिहार शरीफ के निकट अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन? आंसर है धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई थी, जो कि वर्तमान में पहाड़पुर बांग्लादेश में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर है धर्मपाल। देखिए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी, जिनका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर है धर्मपाल। देखिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामिन की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियों को भी धारण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। देखिए, यहाँ जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। यहाँ अध्ययन समाप्त करने के बाद स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड आ गया फिर से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा धर्मपाल। इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे और प्रत्येक में एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पंडित यानी गेट कीपर स्कॉलर नियुक्त होता था, जो प्रवेश परीक्षा लेता था। आगे चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपीटेड है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी? इसका आंसर होगा पाल वंश। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी। पाल वंश ने पूर्वी भारत में कला और स्थापत्य में बहुत प्रोत्साहन इनको दिया था। पाल युग को कांस्य मूर्ति कला और बौद्ध विहार के निर्माण का स्वर्ण काल माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल हो गया। धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला की स्थापना की थी। तारानाथ, जो कि तिब्बती इतिहासकार हैं, इनके अनुसार धर्मपाल ने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी और वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? आंसर आपको पता ही है, धर्मपाल। विनाश जो हुआ था इसका वो 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे दुर्ग यानी किला समझकर जला दिया और भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? आंसर पता ही है, धर्मपाल। देखिए, यह विश्वविद्यालय लगभग 4 शताब्दियों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। यहाँ तिब्बत के विद्वान बड़ी संख्या में आते थे
और यहाँ के विद्वान तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। बिहार के भागलपुर जिले अतिंचक गांव में ये स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान हुए दीपांकर श्रीज्ञान, जिन्हें आतिश भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गलत कथन का चुनाव करना है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, तो बताना है कौन से कथन इनमें गलत हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। ये कथन गलत है क्योंकि ये बांका नहीं भागलपुर जिले में है, तो ये गलत कथन हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये भी गलत है क्योंकि गोपाल प्रथम ने नहीं की थी, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। ये सही है क्योंकि यहाँ वज्रयान संप्रदाय की प्रधानता थी। और चौथा है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन से गलत हैं, तो पहला और दूसरा ये कथन गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पाल वंश की संस्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, जिसकी राजधानी मुंगेर थी, और इन्होंने ओदंतपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। राजा भोज की बात करें, जो कि परमार वंशी थे, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थापना की थी और भोजशाला का निर्माण धार मध्य प्रदेश में करवाया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक रचना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक हैं धर्मपाल और इनकी उपाधि थी उत्तरापद स्वामिन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर बिहार में है, बिहार के अतिंचक गांव में है। इसमें 6 महाविद्यालय थे और प्रत्येक द्वार पर द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। शिक्षा की बात करें तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, न्याय और व्याकरण की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों की बात करें तो दीपांकर श्रीज्ञान, आतिश यहाँ पर हुए। और विनाश की बात करें तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1203 में इसका विनाश किया गया। अन्य प्रमुख स्थल की बात कर लें तो सोमपुर महाविहार जो है वो पहाड़पुर बांग्लादेश में अवस्थित है, जिसके निर्माता थे धर्मपाल। पुंडवर्धन भुक्ति की बात करें तो उत्तर बंगाल क्षेत्र को पुंडवर्धन भुक्ति कहा जाता था। ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लवमल। तो इसका सही आंसर होगा, एक तो गोपाल थे और दूसरे थे नंदीवर्मन पल्लवमल। आंसर होगा इसका सी, केवल 2 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक थे, बंगाल में उस समय मत्स्य न्याय यानी अराजकता को समाप्त करने के लिए प्रकृतियों यानी आम जनता ने गोपाल को अपने राजा के रूप में चुना। वहीं नंदीवर्मन पल्लवमल जो थे वो पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की मृत्यु के बाद कांची के लोगों ने इन्हें चुना था। वहीं हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे और इनका चयन जनता के द्वारा नहीं बल्कि वंशानुगत उत्तराधिकार के क्रम से हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर। आंसर होगा इसका तक्षशिला। डिटेल देखते हैं इसकी। तक्षशिला जो था ये प्राचीन भारत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, वहाँ पर मौर्य और पूर्व गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ना कि पूर्व मध्यकाल में। नालंदा की बात करें तो गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई
और मध्यकाल तक ये सक्रिय रहा था। वहीं विक्रमशिला की बात करें तो पाल वंशी शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी और उदंतपुर पाल वंश के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था। तो अन्य सभी जो हैं वो पूर्व मध्यकाल के शिक्षा के केंद्र हैं, जबकि तक्षशिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, ध्रुव या कृष्ण प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा दंती दुर्ग। देखिए दंती दुर्ग जो थे उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की थी और अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग या हर्ष? आंसर होगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ संपन्न कराया था। इस यज्ञ में प्रतिहार राजा ने द्वारपाल यानी प्रतिहारी की भूमिका निभाई थी। यह अनुष्ठान क्षत्रियत्व प्राप्त करने या शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। आंसर हो जाएगा इसका दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष, भोज परमार, धर्मपाल या नागभट्ट द्वितीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इनका जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर एक सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे। उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज या महेंद्रपाल? सही आंसर हो जाएगा इसका मिहिरभोज। मिहिरभोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी, शक्तिशाली और महानतम शासक के रूप में माने जाते हैं, जिनका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी के मध्य था। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने आदिवारा और प्रभास जैसी उपाधियों को धारण किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारा थी? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज या नागभट्ट? आंसर इसका मिहिरभोज। मिहिरभोज जिन्होंने अपने सिक्कों और अभिलेखों में आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपलब्धियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार के बहुत बड़े उपासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिरभोज। आगे बढ़ वाले राजा मिहिरभोज के संबंध में क्या सही नहीं है? वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। ये गलत है, क्योंकि राजा मिहिरभोज रामभद्र के पुत्र थे, ना कि नागभट्ट द्वितीय के। नागभट्ट द्वितीय जो थे वो रामभद्र के पिता थे। इस प्रकार मिहिरभोज के दादा हुए। दूसरा ये कि उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ये सही है। तीसरा, अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया था। ये भी सही है। और अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल जुज भी कहा था। ये भी एक फैक्ट याद रखने वाला है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तब हो जाएगा केवल एक। यदि पूछता कि क्या सही है तब आंसर हो जाता सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज। तो पहले नंबर पे आएंगे वत्सराज, जिनका कालक्रम 775 से 800 ईस्वी था। दूसरे स्थान पे आएंगे नागभट्ट द्वितीय, जिनका कार्यकाल 800 से लेकर के 833 ईस्वी था। तीसरे क्रम पे आएंगे महेंद्रपाल प्रथम, जो कि 885 से 910 ईस्वी के मध्य हुए। और चौथे क्रम पे आएंगे महिपाल, जो कि 912 से 944 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। सही क्रम हो जाएगा 4 1 3 2। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, देवपाल प्रथम, भरतृभट्ट प्रथम। इसमें ऑप्शन बी जो है प्रिंटिंग एरर से छपा नहीं है। उस ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम नाम दिया गया था।
तो देखा जाए तो आंसर इसका हो जाएगा भरतृभट्ट प्रथम, ये आंसर है। भरतृभट्ट प्रथम जो थे, इस नाम का शासक गुर्जर प्रतिहार वंशावली के प्रमुख राजाओं में नहीं मिलता। वहीं नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल, ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे। तो आंसर हो जाएगा भरतृभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या मिहिर भोज या भोज प्रथम? आंसर हो जाएगा भोज प्रथम। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आते हैं। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज, जिनका अन्य नाम भोज प्रथम भी था, इनके समय यात्रा की थी। सुलेमान ने प्रतिहारों की शक्तिशाली सेना और सुव्यवस्थित प्रशासन की प्रशंसा की थी। इसने प्रतिहारों को मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा भोज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या विद्याधर? इसका आंसर होगा कुमारपाल। देखिए, हेमचंद्र जो थे वो प्रसिद्ध जैन विद्वान थे और ये सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज और उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल, इन दोनों के ही दरबार में रहते थे। वे कुमारपाल के मुख्य सलाहकार थे, इसी वजह से इसका आंसर कुमारपाल हो जाएगा। और आयोग ने अपने पेपर में, अपने आंसर की में कुमारपाल को ही सही माना है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे बंगाल के सेन वंश के शासक थे, जिनका कार्यकाल 1169 से 1206 ईस्वी के मध्य था। इन्होंने अपने शासनकाल में लक्ष्मण संवत का प्रारंभ करवाया था। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? आंसर आपको पता ही है, सेनों के द्वारा किया गया था। सेन वंश लक्ष्मण संवत का संबंध सेन राजवंश से है। इसकी शुरुआत सेन शासक लक्ष्मण सेन के द्वारा की गई थी। सेन वंश बंगाल का एक प्रमुख राजवंश था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सेनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। सबसे पहले क्रम में आएंगे हेमंत सेन। हेमंत सेन जो हैं वो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन के बाद शासक बनते हैं। ये कालक्रम गलत दिया है, इसे कट कर दीजिएगा। दूसरे क्रम पे आते हैं विजय सेन। विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी के मध्य में शासन करते हैं और ये प्रथम ऐतिहासिक और स्वतंत्र शासक के रूप में जाने गए। तीसरे क्रम में आते हैं बल्लाल सेन, जो कि 1158 से 1179 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। और चौथे क्रम में आते हैं और अंतिम क्रम में आते हैं लक्ष्मण सेन, जो कि 1179 से 1206 ईस्वी के मध्य में शासन करते हैं। इस प्रकार पहले आएंगे हेमंत सेन, फिर विजय सेन, बल्लाल सेन और अंतिम में आएंगे लक्ष्मण सेन। आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जनता के द्वारा चयनित राजा की बात करें तो इसमें गोपाल पाल वंशी शासक का नाम आएगा और नंदी वर्मन जो कि पल्लव वंशी शासक थे, इनका चयन जनता ने डायरेक्ट किया था। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग हैं, जिन्होंने 736 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। हिरण्यगर्भ दुर्ग यज्ञ की बात करें तो दंती दुर्ग ने उज्जैन में से करवाया था। अमोघ वर्ष का जन्म जो होता है वो सैनिक छावनी में नर्मदा नदी के तट पर होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो मिहिर भोज इस वंश के महानतम शासक हुए, जिनकी उपाधि आदि वराह की थी और इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। विदेशी यात्रियों की बात करें तो अरब यात्री सुलेमान जो थे वो मिहिर भोज के समय में भारत आते हैं। सही कालक्रम की बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित तो पहले आएंगे वत्सराज, दूसरे क्रम पे आएंगे नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल प्रथम और फिर आएंगे महिपाल। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राजा को बौरा कहा था। सेन वंश की बात करें जो कि बंगाल में स्थापित था, इसके क्रम में देखें तो पहले शासक आएंगे हेमंत सेन, फिर विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन।
लक्ष्मण संवत की बात करें तो लक्ष्मण सेन द्वारा शुरू किया गया था इसे। शिक्षा केंद्र की बात कर लें तो तक्षशिला यानी प्राचीन काल में तक्षशिला जो कि वर्तमान का रावलपिंडी है, ये पूर्व मध्यकाल में सक्रिय नहीं था। उस समय विक्रमशिला और उदंतपुर जो कि पाल वंश के शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था, वो प्रमुख थे। हेमचंद्र की बात करें तो जैन विद्वान थे ये, और सोलंकी राजा कुमारपाल के ये सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर और जीमूतवाहन। तो विज्ञानेश्वर की बात करें तो ये सही है, क्योंकि विज्ञानेश्वर जो थे इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखी थी, और ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में थे, तो ये मिल जाएगा। दूसरे पे आएंगे हेमाद्रि, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादवों के मंत्री थे और इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की थी, ये भी सही है। तीसरे पे राजशेखर आएंगे, ये गलत है, क्योंकि राजशेखर विधिवेत्ता नहीं थे बल्कि प्रतिहार शासकों के ये दरबारी कवि और नाटककार थे। जीमूतवाहन की बात कर लेते हैं, तो जीमूतवाहन भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस प्रकार आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम और इंद्र तृतीय। तो देखा जाए तो ये महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम, इन दोनों के ही दरबारों में ये सुशोभित करते थे, और इन्होंने अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्य शालभंजिका और बाल रामायण। अगर मुख्य रूप से बात करें तो वे मुख्य रूप से महेंद्रपाल के कवि थे और गुरु भी थे। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन में एक ए, बी, सी, डी इन सब में क्रम ऑप्शन में चयन करना रहता और दिया रहता तो बी सी आंसर होता, दोनों ही होता। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तब महेंद्रपाल प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि और विद्य शालभंजिका। तो सही आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि, क्योंकि काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्य शालभंजिका राजशेखर की प्रसिद्ध रचना है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक राजशेखर नहीं है बल्कि मेरुतुंग है। मेरुतुंग जो थे वो एक जैन विद्वान थे और उन्होंने ये ग्रंथ 1304 ईस्वी में लिखा था। तो सही आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी दी गई हैं। तो प्रतिहारों की बात करें तो प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज, और ये मेहर भोज के समय थी। वहीं चोलों की बात करें तो इनकी राजधानी तंजौर मिलेगी और इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। परमारों की बात करें तो परमारों की राजधानी धार मिलेगी और सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा 1 का दा, 2 का आ, 3 का सा और 4 का बा। द आ सा बा, द आ सा बा, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही जो सुमेलित हैं उनका चयन कीजिए। नन्नुक, चंदेल, ये एकदम सही हैं क्योंकि ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। जयशक्ति, परमार, तो जयशक्ति गलत है क्योंकि जयशक्ति के द्वारा परमार वंश की स्थापना नहीं की गई, ये चंदेल वंश का शासक था जयशक्ति। जेजाग भुक्ति का नामकरण जो है वो जयशक्ति के नाम पर हुआ, तो जयशक्ति से अगर जुड़ता तो चंदेलों का नाम जुड़ता, जो कि नहीं दिया गया है। तीसरा नागभट्ट द्वितीय, ये सही है क्योंकि
गुर्जर प्रतिहार वंश के ये शक्तिशाली शासक थे। भोज की बात करें राष्ट्रकूट, तो ये गलत है, क्योंकि राजा भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित थे, राष्ट्रकूटों से इनका कोई संबंध नहीं था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिरभोज? आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो कि 730 से 756 ईस्वी तक शासन करते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसने म्लेच्छ शासक यानी अरबों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। इसने पश्चिम भारत की रक्षा की और अरब आक्रमणों को रोका था। वत्सराज का इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो वत्सराज को इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन बात की जा रही है स्थापना किसने की, तो नागभट्ट प्रथम ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे, उनके नाम बताइए। चोल, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। तो पाल वंश जो कि बंगाल में था, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ये भी शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश भी शामिल थे, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ से राष्ट्रकूट थे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। आंसर हो जाएगा सी। देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया था, और 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियों के बीच यहाँ पे भीषण संघर्ष हुआ, जिनमें पाल वंश जो था जो बंगाल का था, गुर्जर प्रतिहार वंश जो उत्तर पश्चिम भारत का था, और राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था। इनके मध्य में संघर्ष होता रहा और अंततः गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। चोलों की बात करें तो ये इसमें कभी शामिल नहीं हुए थे। तो इस प्रकार इसका आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये शामिल थे। चोलों का इनमें कोई रोल नहीं था। और 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। चोल वंश दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु क्षेत्र में सक्रिय था। चोल राजवंश भौगोलिक दूरी के कारण कन्नौज के इस संघर्ष में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज या पटना? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज, क्योंकि कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय या महोदय श्री था। हर्ष के समय से ही यह शक्ति और समृद्धि का केंद्र बन गया था। रामायण और महाभारत काल में इसे कानकुब्ज भी कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा, मथुरा, काम्पिल या कन्नौज? आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को ही नगर महोदय श्री भी कहा जाता है। यह नाम इसकी प्रसिद्ध और भव्यता का प्रतीक था। पूर्व मध्यकाल में यह उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, जिसके लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये आपस में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने मिहिरभोज शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय या कृष्ण तृतीय? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत अभियान में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल को भी हराया था। इसका साक्ष्य हमें राधनपुर और संजन ताम्रपत्र में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उसका चयन करना है, जिनमें एक तरफ प्राचीन नाम दिया गया है और वर्तमान अवस्थी दूसरी तरफ दिया गया है। तो इसमें कोल कोयल अलीगढ़ ये सही है, महोत्सव नगर महोबा ये भी सही सुमेलित है, महोदय श्री कन्नौज ये भी सही सुमेलित है। जेजाग भुक्ति कन्नौज ये गलत है, क्योंकि जेजाग भुक्ति जो था वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, ना कि कौशाम्बी का। चंदेल वंश के शासक नन्नुक के पौत्र जयशक्ति यानी जेजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा। अन्य सभी सुमेलित हैं। कोल जो प्रदेश था वो अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है और महोत्सव नगर महोबा के नाम से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जेजाग भुक्ति कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंडराय, जय सिंह सिद्धराज, कुमारपाल या महिपाल देव? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक थे। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी के अनुसार खंबात में मस्जिद तोड़े जाने पर जय सिंह ने उसे फिर से बनवाया और 1 लाख बालोम यानी मुद्राएं दान में दी थीं। यह उसकी न्यायप्रियता को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा जय सिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, कनकपात, जगतपाल? ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में उपेंद्र यानी कृष्णराज ने की थी। उपेंद्र का नाम है नहीं, तो इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में आंसर इसका दिया है कनकपाल। और जबकि वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे उपेंद्र। तो आयोग ने इसका आंसर, उत्तराखंड आयोग ने इसका आंसर कनकपाल बताया है। अगर दिया जाएगा उपेंद्र तो आंसर होगा उपेंद्र। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजा भोज ने शासन किया था बस्तर पर, धारा पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर? तो राजा भोज जो थे वो परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी उज्जैन से हटाकर धारा पर यानी धार में स्थानांतरित की थी। राजा भोज महान विद्वान और विद्वानों के संरक्षक थे और एक कहावत थी आद्य धारा निराधारा, यानी भोज की मृत्यु पर यह कहावत प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पुस्तकें और उनके लेखक की बात करें तो मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर और ये चालुक्यों के दरबार को सुशोभित करते थे। दाया भाग के लेखक हैं जीमूतवाहन। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी इसके लेखक हैं राजशेखर, जो कि महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे। प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज, जिसका प्राचीन नाम महोदय श्री या नगर महोदय श्री था। सोलंकियों ने अनिलवाड़ में शासन किया। परमारों की राजधानी धारा थी, जिसके राजा थे राजा भोज। चोलों ने राजधानी थी तंजौर, चोलों की राजधानी तंजौर थी। त्रिकोणी संघर्ष की बात कर लें तो इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये शामिल थे, जिसमें अंतिम रूप से विजेता गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ। और चालुक्यों की बात करें तो चालुक्यों का इससे कोई संबंध नहीं था। नागभट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अरबों को हराया था। जिजाक भुक्ती जो है वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है और ये चंदेल वंश से संबंधित है। जय सिंह सिद्धराज की बात करें तो खंबात मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने दान दिया था। गोविंद तृतीय की बात कर लें तो राष्ट्रकूट शासक थे ये, जिन्होंने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या महिपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भोज। आइए डिटेल देखते हैं। परमार वंश के शासक राजा भोज ने न केवल एक ये विजेता थे बल्कि एक महान विद्वान और लेखक भी थे। इन्होंने युक्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें नाव बनाने की विधियों और विभिन्न काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का वर्णन किया है। राजा भोज की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं की बात कर लेते हैं। साम्रांगण सूत्रधार ये वास्तुकला पर आधारित है। सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह। प्रश्न में देखिए, आयोग ने पहले उत्तर ए माना था और संशोधित जो उत्तर की आई थी उसमें ए ही माना था, तो इसका आंसर ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? आंसर हो जाएगा भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ये मंदिर परमार शासक राजा भोज के द्वारा बनवाया गया, जो कि स्वयं एक विद्वान थे। यहाँ पर वाग देवी यानी भगवती सरस्वती की प्रतिमा अधिष्ठात्री स्थापित है। मूल रूप से यह एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसे बाद में भोजशाला मंदिर परिसर के रूप में जाना जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती सरस्वती। नेक्स्ट है
इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव या उदयादित्य? आंसर हो जाएगा गांगेय देव। देखिए, गांगेय देव परमार वंश के नहीं थे बल्कि कलचुरी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात गांगेय देव ने ही उन्हें सर्वप्रथम पुनः प्रारंभ करवाया था। शेष विकल्प की बात कर लें तो उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये परमार वंशी शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। डिटेल देखते हैं इसकी। अल-बरूनी एक प्रसिद्ध अरबी यात्री और विद्वान थे जो कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आते हैं। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद यानी तहकीक हिंद में भारत का विस्तृत वर्णन किया है। इसी विवरण में उसने कलचुरी शासक गांगेय देव और उसकी राजधानी त्रिपुरी यानी तिउरी का उल्लेख किया है। आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमिलित जो युग्म है उनका चयन कीजिए। बोधगया बघेलखंड, ये गलत है क्योंकि बोधगया बिहार में है। खजुराहो बुंदेलखंड, ये एकदम सही है। शिरडी विदर्भ, विदर्भ क्षेत्र में नहीं है शिरडी, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, तो शिरडी कट जाएगा। नासिक मालवा, ये भी गलत है क्योंकि नासिक मालवा में नहीं महाराष्ट्र में है। तिरुपति रायलसीमा यानी आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो इस प्रकार 2 और 5 सुमेलित हैं। आंसर हो जाएगा 2 और 5। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गौड़वहों के रचयिता थे हरिशेन, आर्यभट्ट, वाकपति और बाणभट्ट? आंसर हो जाएगा वाकपति। गौड़वहो एक ऐतिहासिक काव्य है जिसकी रचना वाकपति ने की थी। वाकपति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि थे। ये ग्रंथ राजा यशोवर्मन की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील। मध्यकाल में अर्घट का प्रयोग सिंचाई तकनीक के लिए किया जाता था। ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील या रहट था। इसका उपयोग कुओं से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन को उसकी उदार धार्मिक नीति और जन कल्याणकारी कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर हटा दिया था और गोहत्या को निषिद्ध कर दिया था। उसने महाभारत, दशावतार और राजतरंगड़ी जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था शाही खान। सुल्तान जैनुल आबदीन का मूल नाम शाही खान था। 1420 ईस्वी में अपने भाई अली शाह को हटाने के बाद वे गद्दी पर बैठते हैं। वे कश्मीर के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उसकी धार्मिक उदारता की तुलना अक्सर मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा इसका नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और इन्होंने 1097 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। और इस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है जो कि 1097 से 1324 ईस्वी के मध्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे जिनका शासनकाल 1295 से 1324 ईस्वी तक रहा। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्हीं के समय में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था जिसके प्रभाव से कर्नाट वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सोमेश्वर प्रथम। देखिए, कुरुसपाल शिलालेख छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुरुसपाल गांव से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है। यह लेख संस्कृत भाषा में रचित है और इसमें 39 पंक्तियां हैं। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजा भोज जो थे वो परमार वंशी शासक थे जिनकी राजधानी धार मध्य प्रदेश में है। इन्होंने युक्ति कल्पतरु की रचना की जिसमें नाव और वैज्ञानिक उपकरण के बारे में विवरण मिलता है, और इन्होंने साम्रांगण सूत्रधार की भी रचना की। इन्होंने भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें वाग्देवी सरस्वती जी की प्रतिमा अवस्थित है। गांगे देव की बात करें तो ये कलचुरी वंश के शासक थे जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी। अल बरूनी ने किताबुल हिंद में उनका उल्लेख किया है और मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के इन्होंने पुनः चलवाए थे। वागपति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे और इन्होंने गौड़वहों की रचना की थी। अर्गट की बात कर लें तो ये मध्यकालीन सिंचाई यंत्र था यानी वाटर व्हील। जैनुल अब्दीन कश्मीर के अकबर के रूप में जाने गए जिनका मूल नाम शाही खान था। इन्होंने कश्मीर से जजिया कर हटा दिया था। कर्नाट वंश की बात करें जो कि मिथिला में था, इसके संस्थापक थे नान्यदेव जिन्होंने 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना की और अंतिम शासक इसके हुए हरि सिंह देव। कुरुसपाल अभिलेख जो है वो बस्तर छत्तीसगढ़ में है जिसमें राजा सोमेश्वर प्रथम इसके बारे में इसमें उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमारा पूर्व मध्यकाल का चैप्टर समाप्त होता है और PYQ सीरीज़ की एंशिएंट हिस्ट्री की पूर्वावलोकन सीरीज़ समाप्त होते हैं इसके सारे चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडुअल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद।